1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी। एक आंध्र प्रदेश के हनाम कांडा और दूसरी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट मेहसाणा। आप जानते हैं कि यह भाजपा का सबसे न्यूनतम प्रदर्शन था और इस लोकसभा चुनाव के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि यह लोकसभा चुनाव नहीं, शोक सभा चुनाव था। ऐसे ही ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं हाजिर हूं, आपका दोस्त रसल रघुवंशी। स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने आई वह 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी के हत्या के बाद आने वाला लोकसभा चुनाव था। उसमें पूरे देश में इस प्रकार का जनमत खड़ा हो गया था, लोगों की संवेदनाएं कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गई थी कि सारी पार्टियां, सारे क्षेत्रीय दल हवा में उड़ गए और कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें प्राप्त हुई और इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद प्राप्त हुआ। मात्र कुछ ही वर्षों बाद इस प्रचंड बहुमत को न संभाल पाना कांग्रेस की एक कमजोरी कहा जा सकती है और 1986-87 आते आते कांग्रेस में बोफोर्स तो घोटाला सिर उठाना चालू हो गया और इस प्रकार से विपक्षी नेताओं को एकजुटता का एक बढ़िया मौका मिल गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी की उदारवादी नीतियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ में एक असंतुष्ट और एक असंतोष का वातावरण पैदा होता जा रहा था। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1986 में लालकृष्ण आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। लालकृष्ण आडवाणी एक हार्ड हिंदू लाइनर थे और उन्होंने हिंदुत्व, राम मंदिर और धारा 370 कॉमन सिविल कोड को अपनी पार्टी के एजेंडे के मुख्य केंद्र में रखा और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने चिरपरिचित जो आज का उसका पहचान है उसको स्थापित करने का उसे मौका मिला। और उसी बीच 1989 में लोकसभा चुनाव होते हैं। लोकसभा चुनाव 1989 मुख्य रूप से बोफोर्स तोप कांड में हुई धांधली को लेकर के लड़ा गया था और उसके परिणाम स्वरूप वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह नवी लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद प्रधानमंत्री पद को तक पहुंचते हैं और जनता दल को 143 सीटें, हालांकि अभी भी कांग्रेस सबसे बड़ा सिंगल पार्टी थी और उसे 197 सीटें मिली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 1984 में मात्र 2 सीटें पाई थी, इस बार 85 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बनकर के बाहर से उसे समर्थन दिया नेशनल फ्रंट की सरकार को। और दूसरी तरफ आपको जान के ताज्जुब होगा कि दूसरी तरफ से बाहर से समर्थन देने वालों में वाम दलों का भी साथ था। इस प्रकार से आप दक्षिण पंथ और वाम पंथ के सहयोग से बनी नेशनल फ्रंट की सरकार सत्ता में स्थापित होती है और यह बहुत लंबे समय तक न चल पाती है क्योंकि विचारों में काफी विभिन्नता होती है। उसी बीच लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से यात्रा प्रारंभ की जन्मभूमि के लिए, राम जन्मभूमि के लिए, और बिहार में लालू प्रसाद यादव जो कि जनता दल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस यात्रा के दौरान लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया। अब इसका प्रतिक्रिया यह हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल फ्रंट की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और अल्पमत में आने की वजह से वीपी सिंह सरकार मात्र 16 महीनों में ही गिर गई और दूसरी तरफ खेला हो गया, जनता दल टूट गया। जनता दल के 143 सांसदों में से 61 सांसदों ने चंद्रशेखर के नेतृत्व में कांग्रेस के समर्थन से अपनी सरकार बना दी और कांग्रेस के समर्थन से यह सरकार लंबी नहीं चल पाई। कुछ ही महीनों में यह आरोप लगाते हुए चंद्रशेखर सरकार से वापस कांग्रेस ने अपना समर्थन ले लिया कि राजीव गांधी के टेप रिकॉर्ड है, इसकी वजह से चंद्रशेखर को अपना इस्तीफा और अपनी सरकार को गिराना पड़ा। 1991 में नए सिरे से चुनाव होते हैं जिसमें कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है, उसे 232 सीटें मिलती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क उपलब्धि हासिल हो चुकी थी। वह 120 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेती है और उसके बाद एकता मार्च आयोजित किया जाता है मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में और भारतीय राजनीति के क्षितिज पर एक नए युवा लीडर का जन्म होता है जिन्हें आज वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में आप जानते हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने एकता यात्रा का पूरी तरीके से संयोजन किया था। लाल चौक कश्मीर का था जहां पर 1948-49 के बाद कभी राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा नहीं फहराया गया था। वहां पर 25 जनवरी 1992 को इन लोगों ने मिलकर के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। इसका भारतीय जनमानस में व्यापक समर्थन, व्यापक असर हुआ और लगातार घोटालों और विभिन्न प्रकार की कुकृत्य गतिविधियों की वजह से नरसिम्हा राव सरकार
अलोकप्रिय होती गई और उसका परिणाम हुआ 1996 में होने वाला लोकसभा चुनाव। 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का तमगा मिला और 161 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता में दावेदारी पेश की और मात्र 13 दिन की सरकार बन सकी, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सारा प्रयास पुरुषार्थ लगा करके भी अपने को बहुमत दल की संख्या तक न पहुंचा सके और उन्हें मजबूर होकर के इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद शुरू हुआ सत्ता का खेल, देवगौड़ा, उसके बाद गुजराल, इस प्रकार से संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी और संयुक्त मोर्चा की सरकार कभी स्थिर नहीं रही और उसने लगातार आपस में तोड़ जोड़ चलता रहा और उसका परिणाम यह हुआ कि 1998 आते आते हम एक अगले लोकसभा चुनाव के दहलीज पर आ खड़े हुए और 1998 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की और एनडीए के माध्यम से भारत में अपने शासन को स्थापित किया और भारतीय जनता पार्टी को अब तक की सबसे बड़ी जीत, सबसे ज्यादा सीट मिल चुकी थी 182 सीटों के साथ। लेकिन यह भी सरकार लंबी न चल सकी। 13 महीने बाद अंततः एआईडीएमके की नेत्री सुश्री जयललिता ने इस सरकार से, प्रगतिशील सरकार से, जिसे संयुक्त प्रगतिशील सरकार एनडीए कहा जाता था, उससे अपना समर्थन वापस ले लिया और लोकसभा की बैठक होने से पूर्व ही राष्ट्रपति ने, भारत के इतिहास में सब पहली बार हुआ कि विदाउट एनी जो अविश्वास प्रस्ताव के ही भारत के राष्ट्रपति के आर नारायण ने वो उस समय की सरकार को अपना बहुमत हासिल करने का आदेश दिया, ऑर्डर जारी किया और उसके परिणाम स्वरूप लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी लीड एनडीए सरकार ने अपना विश्वास मत प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए, तरह तरह की या समस्याओं का सामना करना पड़ा और उस समय जो फारूक अब्दुल्ला का नेशनल सरकार थी, उनकी जो अपनी पार्टी थी, उसके सांसद सैफुद्दीन सोज ने अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार के विरोध में जाकर के वोट दिया और गोमांग, जो कि उस समय फरवरी माह से ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके हुए थे, उन्होंने भी अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था। वह एक मुख्यमंत्री होते हुए भी उड़ीसा राज्य के आकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को गिराने के लिए विपक्ष में वोट दिया। यह एक प्रकार के असंवैधानिक कृत्य कह सकते हैं, जो कि नैतिक रूप से तो सही नहीं था, लेकिन सैद्धांतिक मापदंडों में इसमें कोई कमी नहीं थी और एक वोट की वजह से एनडीए सरकार को गिरना पड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार से बाहर होना पड़ा। उसके बाद कांग्रेस ने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने का प्रयास किया, जिसमें आपसी रंजिश, आपसी मतभेदों की वजह से वह बहुमत के आंकड़े तक न पहुंच पाए और अंततः 1999 में एक नया 13वीं लोकसभा चुनाव हमारे सामने आसन्न हो गया और 13वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बड़ी मजबूती से कैंपेनिंग की, अपना चुनाव लड़ा और एनडीए 334 सीटें और भारतीय जनता पार्टी ने पुनः 182 सीटों के साथ लोकसभा में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और इस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी एक बार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे और 5 वर्षों तक उन्होंने किसी प्रकार से 23 से 22 से इस प्रकार से तरह तरह की पार्टियों के सरकारों का नेतृत्व किया और बड़ी सूझबूझ और समझ के साथ उन्होंने इस देश के को नेतृत्व प्रदान किया और उनकी उपलब्धियों में देखा जाए तो परमाणु परीक्षण था, जो एक साहसिक कदम था जिसका पूरी दुनिया ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन राष्ट्रीय रक्षा के ध्यातव्य रखते हुए, नजर में रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया और भारत में जो स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना हुई उसको मजबूती प्रदान की और भारत में सड़कों का जाल बिछाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, नहरों को जोड़ने का प्रयास किया और इनकी जो पूरी नीतियां थी वह विकास आधारित थी और उसका परिणाम यह हुआ कि भारत की जीडीपी में भी उसका सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित होने लगा।
लेकिन हम यदि वापस लौट करके जाते हैं 1992 में, तो हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और आरएसएस के लोगों ने मिलकर के बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया था और उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो ये मंदिर आंदोलन था वह एक नए दर्जे पर पहुंच गया, एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया और उसका भी प्रभाव कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में नजर आने लगा। और लालकृष्ण आडवाणी ने एक बहुत ही त्याग और बलिदान का परिचय दिया जब वह भारतीय जनता पार्टी में मजबूती के साथ खड़े थे, मजबूती की नेतृत्व दे रहे थे। उसी समय उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को आगे रखते हुए पूरे समारोह में मुंबई अधिवेशन में घोषणा कर दी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार श्री अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। वही अटल बिहारी वाजपेयी जो 1989 के लोकसभा के चुनाव में आपको जान करके ताज्जुब होगा भाजपा से टिकट भी नहीं प्राप्त कर सके थे। उस समय एन गोविंदाचार्य और लालकृष्ण आडवाणी की जोड़ी ने भाजपा को प्रबल हिंदुत्व की तरफ ले जाने का जो रास्ता चुना था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का जो उदारवादी चेहरा था वह फिट नहीं बैठता था। हालांकि यह बात कही गई कि इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं दिया गया टिकट क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी से व्यापक तरीके से कैंपेनिंग कर पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोटरों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है। बाद में पता चला कि अटल बिहारी वाजपेयी को टिकट देना भाजपा के हिंदुत्व की राजनीति के लिए सकारात्मक नहीं नजर आ रहा था। इस प्रकार से हम आज देखते हैं कि भाजपा बड़ी सूझबूझ समझ के साथ अपने वोटों में परिवर्तन करती जाती है, उसमें विस्तार करती जाती है। 1984 के आम चुनाव में जिस भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और 7% से कुछ ज्यादा वोट शेयर मिले थे, वही भाजपा 2019 के चुनाव में 41% वोट शेयर प्राप्त करती है। हालांकि 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मात्र 138 सीटें प्राप्त हुई और समय से 6 महीने पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा को भंग करके यह प्रयास किया था कि वह अधिक से अधिक वोट हासिल करके अकेले दम पे अपनी सरकार बना पाएंगे और शाइनिंग इंडिया के नाम पर पूरे देश में जो प्रकार से प्रचार प्रसार और व्यापक प्रयास किया गया वह कहीं न कहीं डूबता नजर आया और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और इस दौरान 2000 में एक नए नेतृत्व को मौका मिला, गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया गया नरेंद्र मोदी को, जिनके नेतृत्व में एक नई भाजपा की शुरुआत हुई, एक नई भाजपा को उन्होंने लीड करना प्रारंभ किया और उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी उसी समय गोधरा का वह कारसेवकों पर किया गया जघन्य अपराध, जबकि एक बोगी में लगभग 58 कारसेवकों को जो कि साबरमती एक्सप्रेस से अयोध्या से गुजरात गांधीनगर जा रहे थे, अहमदाबाद जा रहे थे, उनको जलाकर मार दिया गया 27 फरवरी 2002। उसके बाद गुजरात में व्यापक दंगे हुए जिसका कहीं कहीं कुछ लोगों के माध्यम से आरोप नरेंद्र मोदी तक पहुंचता है। लेकिन इस दंगों ने जहां भाजपा पर एक धब्बा लगाने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को एक हिंदुत्ववादी ताकत के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। आज के वीडियो में हमने भाजपा के 1980 से लेकर के 2004 तक के सफर को समझा, बूझा और विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम 2004 से 2019 तक की भाजपा की यात्रा को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। मिलते हैं जल्द ही नए एपिसोड में आपके साथ। तब तक अपने अपनों का ख्याल रखिए और हाँ, यदि मेरी बातें सही लगती हैं, ज्ञानवर्धक लगती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो को शेयर करिए और साथ ही साथ अपने विचारों से मुझको अवगत कराने के लिए कमेंट करिए। जल्द ही मिलता हूं। नमस्कार।